सभी को पुनः मेरा नमस्कार। बेटा, अभी आप ज्वाइन कर रहे, कोई बात नहीं। तो अब इसका सेकंड पार्ट रिपीटेशन का स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, जो कि ठोसों की जो द्रव में विलेयता है वो टॉपिक अपना चल रहा था। ठीक है ना। तो ठोसों की द्रव में विलेयता है वो टॉपिक आप लोग क्या कर रहे थे, रीड कर रहे थे। तो इक्षिता, यस सर। अच्छा, तो बेटा अपने पास में इससे जस्ट पहले लेक्चर से पहले बताया था मैंने, ठोसों की द्रव में विलेयता, राइट। यस सर। अब मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठोसों की द्रव में विलेयता को इफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले फैक्टर या कारक। ठीक है। यस। तो किसको किस में प्रभावित करने वाले कारक है बेटा? ठोसों को द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाले कारक। की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में से तीन कारक मेनली आप डिस्कस करोगे। कितने करोगे? 3। तो सबसे पहले तो आपका आएगा, एक तो विलय होता है और दूसरा क्या होता है? विलायक। तो विलय और विलायक की नेचर कैसी है? तो विलय और विलायक की प्रकृति कैसे? प्रकृति पर। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? ताप का प्रभाव। और तीसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या दे रखा है? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। ठीक है ना। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो क्यों आ रहा है? तो कहीं ना कहीं हो सकता होगा कि मेरी जो कार्य शैली है वो आप तक प्रॉपर वे में पहुंच पा रही होगी और आप पढ़ने की इच्छा रख रहे होंगे। यही बात है या अलग है? यस सर। अगर आपके विचार मेरे विचार मैचिंग करेंगे कि आप पढ़ना चाहेंगे और मैं दिल से पढ़ाना चाहूंगा, तो सर सीधी सी बात है, हमारी ट्यूनिंग बैठेगी और इसका मतलब हम सोल्यूबल हो गए आपस में। यही बात हुई ना। यस सर। तो नेचर कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब है किसी भी चीज को घोलने के लिए, सोल्यूबल करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि दोनों की नेचर सेम होनी चाहिए, राइट। चाहिए। यस सर। अच्छा, तो मैं कहूंगा अगर विलय की प्रकृति पोलर नेचर है, विलय की प्रकृति कैसी है बेटा? ध्रुवीय है। तो बताओ पोलर। विलय की ध्रुवीय। भी कैसी होनी चाहिए? ध्रुवीय। ध्रुवीय होनी चाहिए। तो विलयता का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, और अगर बेटा मान लिया जाए मैं आप लोगों को घस्सा मारना चाहता हूँ, पढ़ाना नहीं चाहता, टाइम पास करना चाहता हूँ, और आप लोग भी अगर यही चाहते हो कि भाई गुरुजी आए टाइम पास करके जाए, वीडियो गाना सुना के जाए मस्ती से, तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो कहने का मतलब यदि आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं है, मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है, तो भी दोनों के विचार मिले कि नहीं मिले? यस सर। तो उसका मतलब है सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। और यदि बेटा मान लिया जाए कि मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूँ और आप लोग नहीं पढ़ना चाह रहे, तो बताओ आप घर वालों को क्या कहेंगे? ऐसे मास्टर नकली पकली, पढ़ाना तो आता नहीं, कहाँ पढ़े? इसका मतलब है बोले या नहीं बोले? नहीं बोला। अच्छा, तो इसका मतलब डिफरेंट नेचर होने पर विलेयता का मान घटता है या बढ़ता है बेटा? घट जाता है। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, तो अब आता है दूसरा इफेक्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर। कौन सा है? टेम्परेचर। देखो आपने देखा होगा मम्मी को, मम्मी ने एक कढ़ाई ले ली कढ़ाई। यस सर। उस कढ़ाई के अंदर बेटा इसमें वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया। यस सर। और उस पानी में आपने देखा होगा कि कई बार अपने पास में जैसे वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, समोसा सर, उसमें अपन वो खाते थे मीठा मीठा। मैं तो तुम, पता नहीं सर। अरे वो समोसे जैसी साइज का जिसमें अपन वो उसके नारियल का मसाला, मीठा मसाला, और वो शीतला माता। गुंजिया। हाँ गुजिया, याद आई ना। तो अब अपने यस सर। पास में क्या किया, गुजिया बनाते तो उसमें मीठा भी डालते थे ना, चाशनी। यस सर। हाँ, तो पानी, और पानी के अंदर बेटा अब हमने क्या डाल दिया, चीनी डाल दी, राइट। यस सर।
थोड़ी सी पानी में जब ज्यादा चीनी डालते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी और चीनी आपस में घुल गई और आपको पानी दिखाई नहीं दे रही, ये बात है ना। यस सर। लेकिन बेटा अपने पास में अगर वापस से आप इसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट। हीट करोगे तो ये बताओ वापस से डिसोल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी शुगर। हो जाएगा। ऊपर से और शुगर इन्वॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते नहीं। हैं। कर सकते कर सकते। कर कर सकते। सकते। दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उस सॉलिड की या उस शुगर की सोल्यूबिलिटी बढ़ी या घट गई। अब बढ़ गई। बढ़ गई। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे दो प्रकार की रिएक्शन होती थी, एक उष्माशोषी रिएक्शन है और एक कहलाती है बेटा उष्माक्षेपी। ठीक है। उष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मल। क्या बोलते हैं। एंडोथर्मल। एंडोथर्मल का मतलब है उसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो बताओ मैंने यहाँ पर एनर्जी दी है कि नहीं दी। दिए। इसलिए अपने पास में सोलिबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा। और जो एक्सोथर्मल रिएक्शन होते हैं उसमें क्षेपीय अभिक्रियाएं होती है, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाएगी। घट जाएगी। ठीक है, अच्छा आयुष, और ये अपने पास में अंतिम साइन बेटा, ये सारे लाइव में आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो। उसी के साथ थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा। अब बात आती है, लास्ट पॉइंट आता है इसको इफेक्ट डालने वाला, किसका इफेक्ट, दाल। दाब का। तो बताओ सॉलिड जो होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेरी हाई होता है या फिर लो यूज होता है। सर हाई होता है। हाई होता है। और हाई होता है तो इसका मतलब वो फ्लेक्सिबल होते हैं कि नहीं होते हैं, शेप साइज फिक्स होता है नहीं कि नहीं होते। होता है, फिक्स होता है साइज। फिक्स होता है। दैट मीन्स आप यदि किसी भी सॉलिड है इस सॉलिड को प्रेशर देंगे तो इसका मतलब प्रेशर का इस सॉलिड पर किसी प्रकार से कोई इफेक्ट, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके सॉलिड के जो पार्टिकल है वो आपस में ऑलरेडी पहले से ही हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है, राइट। यस सर। इसका मतलब ठोसों को द्रव में डिसोल्व करने पर प्रेशर का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं। कोई इफेक्ट, नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। और आगे चलूं, यस सर। चलो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। मौसम, यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ अपने पास में क्या पढ़ रहे थे आप अभी। ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक पढ़ लिए। 3 कारक। अच्छा, अब तो पहला मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया था, जो विलेयता में 3 बताए थे, ध्यान करो, ठोसों की द्रव में, और एक दूसरा था गैस की द्रव में, और तीसरा द्रव की, द्रव में। द्रव में। तो अब मैं सेकंड कारक ले लूं, दूसरा प्रभाव। यस सर। दूसरा क्या बताया था, गैसों की, द्रव में विलयता। तो गैसों की द्रव में जो विलेयता है, उस गैसों की द्रव में विलेयता में आप ये बताओ सबसे पहले आपका विलायक कौन है और विलय कौन है। तो यहाँ पर लिखा मैंने विलय, विलय इज इक्वल टू गैस। गैस, और विलायक बराबर द्रव। द्रव। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। नो। अच्छा बेटा, आप वापस से मैं ले रहा हूँ, गैसों की द्रव में विलेयता है उसको क्या करने वाले, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, समझ गए। यस सर। तो बेटा उससे पहले ठोसों की द्रव में प्रभावित करने वाले कारक तो 3 पढ़े थे ना आपने। यस सर। तो पहला कारक तो वहां पर पढ़ा था, याद हो जब, बस तो विलय और विलायक की प्रकृति है ना। यस सर। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं गैस की प्रकृति। दूसरा किसका प्रभाव पड़ा था, ताप का प्रभाव। और तीसरा किसका पड़ा था, दाब। दाब का प्रभाव। यहाँ तक बात क्लियर होगी। यस सर। अच्छा, अब आता है पहले बेटा किसकी प्रकृति,
गैस की प्रकृति। तो ये बताओ, ये मेरे पास में एक पात्र है, क्या बेटा? पात्र। और इस पात्र के अंदर क्या भरा हुआ है? द्रव। द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। और जब पात्र में जो द्रव भरा हुआ है, तो बेटा आप म्यूट करो जितेश। अच्छा, आवाज आ रही बेटा? यस सर। अच्छा, तो जितेश पात्र में क्या भरा हुआ बेटा? सर द्रव। द्रव भरा हुआ है। और अब अपने पास में इस पात्र में आपको क्या घोलना है? गैस। तो देखो, पात्र में जब आपके पास में गैस घोलना है, क्या घोलनी है? गैस। गैस। तो देखो, मैं आपके वहां गया था, तो आपने मेरे को पहले ठंडा पिलाया था या गर्म पिलाया था? ठंडा। ठंडा। लेकिन वो ऊपर से ढक्कन बंद था या फिर खुला था? बंद। बंद था। बंद इसलिए था क्योंकि अपने पास उस ठंडे में क्या पाई गई थी? गैस। गैस। अगर ढक्कन खोल देते हैं तो बताओ, गैस अंदर ही रहेगी या बाहर भाग जाएगी? बाहर भाग जाएगी सर। इसका मतलब आप गैस को किस में घोलना चाह रहे हो बेटा? द्रव में। तो बताओ, ऊपर से दाब बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यस सर। लेकिन दाब तो बढ़ा दिया, और दाब बढ़ाने पर अगर ये गैस के कण बेटा नजदीक ही नहीं आ रहे, दाब बढ़ाने पर गैस के कण नजदीक नहीं आ रही। नजदीक नहीं आ रहे, कहने का मतलब ये आपके गैस के कण है, राइट? यस सर। और इस पर आपने क्या इंक्रीज कर दिया? प्रेशर। क्या दे दिया? दाब। दाब। प्रेशर। लेकिन ये गैस के कण नजदीक आए क्या? नहीं इसका मतलब ये स्थायी गैस या अस्थायी गैस है? सर, स्थायी गैस। स्थायी का मतलब अपने पास में किस दाब पर? उच्च दाब पर। इसको किस में नहीं बदल पाए? द्रव में। द्रव में। तो जब मतलब द्रव में नहीं बदल पाए, तो क्या इस द्रव में या पेप्सी या ठंडा में घुल जाएगी क्या ये? नहीं सर। नहीं घुलेगी। तो इसका मतलब गैस है वो स्थायी होनी चाहिए या फिर अस्थायी होनी चाहिए गैस? अस्थायी। अस्थायी का मतलब हाई प्रेशर देने पर वो किस में बदल जाए? द्रव में। द्रव में बदल जाए। किस में बदल जाए? द्रव में। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, तो गैस की प्रकृति कैसी होनी चाहिए बेटा? स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। हम यही कहेंगे कि सामान्यतः वे गैसें जिन्हें उच्च दाब पर आसानी से द्रव में बदला जा सकता है, तो उनकी विलेयता का मान द्रव में ज्यादा पाया जाता है। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब बताओ, अपने पास में दूसरा है किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। लेकिन ये बताओ बेटा, अपने पास में जो ठंडा था आपने जो मेरे को पिलाया, उसको धूप में रख रखा था या फ्रीज में रख रखा था? सर फ्रिज में। फ्रीज में रख रखा था। फ्रीज में अगर धूप में रखते तो क्यों, धूप में क्यों नहीं रखा मालूम है? क्यों? क्योंकि उसमें ये बताओ, द्रव के साथ साथ और क्या पाई जाती है? गैस। गैस। और अगर गैस को धूप में रखोगे तो गैस के कण नजदीक आएंगे और दूर चले जाएंगे? सर दूर चले जाएंगे और। दूर चले जाएंगे तो बेटा ढक्कन जो है, उस ढक्कन पर दाब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा सर। हो सकता है कि अपने पास में दाब की वजह से ढक्कन खुल भी जाए, राइट? यस सर। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, ताप बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है? घटाना पड़ता है। घटाना पड़ता है। समझ गए बात? यस सर। अब बेटा किसका प्रभाव आया? दाब का प्रभाव। बताओ, जो ढक्कन लगाया गया है वो आराम से लग गया या फिर उसको उच्च दाब दिया गया ढक्कन को? सर आराम से लग गया। दाब आराम वो नहीं, वो कंपनी के द्वारा, बताओ आप तो कैसे लगा पाओगे? दाब। दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया तभी तो गैस के कण उस पर रह पाए अंदर, है ना? यस सर। अच्छा, अब बेटा यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पार्ट चलता है वो आता है दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव में नियम है हेनरी का नियम। किसका नियम है? हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है ना? तो भाई अनम्यूट करो ज्योति। यस सर। किसका नियम है बेटा दाब के प्रभाव में? सर हेनरी का नियम। हेनरी का नियम। देखो, हेनरी क्या बोलता है अपने पास में कि सर हेनरी का नियम है, इसका मतलब दाब का प्रभाव है। किस में दाब का प्रभाव है बेटा? गैस में। किसका?
सर तो द्रव्य में। इसका मतलब गैस को किस में घोलना है सर द्रव्य में। और किसके द्वारा घोलना है? दाब बढ़ा करके, क्या दाब क्या कर, बढ़ा। दाब बढ़ा करके, क्या बढ़ा करके? सर दाब बढ़ाकर। अच्छा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके +2 के अकॉर्डिंग, हेनरी के नियम को परिभाषित करो या हेनरी का नियम लिखो, राइट? यस सर। तो बता, लेकिन ये बताओ ताप को क्या रखना पड़ेगा? सर स्थिर। तो स्थिर ताप पर निश्चित आयतन के आयतन। किसमें? विलायक में। विलायक में घुली हुई किसकी मात्रा? सर गैस की मात्रा। गैस की मात्रा साम्य में किसके समानुपाती है? सर दाब के। दाब के समानुपाती है। इसका मतलब दाब बढ़ाते जाएंगे तो गैस की मात्रा वैसे वैसे क्या होती जाएगी बेटा? सर बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। इसका मतलब उसका दाब उसकी मोल बिन के भी समानुपाती है ना। यस सर। हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब है वो उसी विलयन की गैस के मोल बिन के समानुपाती भी पाई। जाता है। तो ये दोनों के दोनों किसके नियम हैं? सर हेनरी के। हेनरी के नियम। यहाँ तक बात समझ में आए कि नहीं आई? यस सर। इस हेनरी के नियम की कुछ मैंने आपको सीमाएं या लिमिटेशन बताई थी, हाँ या ना? यस सर। और उसकी लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन तो यह है कि भाई ज्यादा दाब, नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ताप कम, नहीं होना चाहिए। दाब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ताप, कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। और अगर विलय को विलायक में घोलने पर आपस में किसी प्रकार से कोई उनके बीच में अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, तो अपने पास में किसके नियम की पालना करेंगे? हेनरी के नियम की। हेनरी के नियम की। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, तो बेटा एक बार वापस से मेरे को बता दो, किस ताप पर, सर स्थिर ताप पर। किस आयतन में, निश्चित आयतन के विलायक में घुली हुई किसकी मात्रा गैस की मात्रा साम्य में किसके समानुपाती थी? दाब के समानुपाती सीमा में दाब ज्यादा, नहीं होनी चाहिए। ताप कम नहीं होना चाहिए। और विलय और विलायक के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, आगे चलो। यस सर। चलो भाई आगे चलते हैं। अंतिम आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, अब बेटा ये हेनरी का जो नियम है इसको काम कहाँ लिया जाता है? तो इसका मतलब है हेनरी के नियम के क्या लिख दिए मैंने? अनुप्रयोग। अनुप्रयोग लिख दिए बेटा, है ना। अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग तो ये है कि जो भी आपका सोडा जल, अर्थात मैं बोल सकता हूँ जो शीतल पेय पदार्थ हैं, शीतल, पेय पदार्थ। तो शीतल पेय पदार्थ का मतलब आपका देसी भाषा में ठंडा, बोले तो कोको कोला, मिरिंडा, थम्स अप, ड्यू, स्प्राइट, जो भी आप लेते हो वो, ठीक है बेटा। यस सर। तो उनमें आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? CO2। और वो CO2 गैस को कैसे उसमें रखा जाता है बोतल में, किस कंडीशन में? उच्च ताप पे। उच्च दाब पर। तो वो किसके नियम के अकॉर्डिंग रहता है? हेनरी के नियम। अच्छा, अब अपने पास दो बीमारियां और सुनो। एक तो होता है बेटा देसी भाषा में मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को कहाँ पर छोड़ दिया जाए, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी क्षेत्र पर वायुमंडलीय दाब में क्या आती है? कमी। दाब में कमी की वजह से गैस के कण दूर हो जाते हैं नजदीक। दूर। जब दाब ही नहीं है तो इसके मतलब गैस के कण दूर होंगे, तो सांस आसानी से मिलेगा या मुश्किल से? मुश्किल से। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी कि नहीं होगी? यस सर। और ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है उसका नाम क्या होगा बेटा? अनोक्सिया। अनोक्सिया। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, दूसरी बात और आती है अपने पास में अनोक्सिया के बाद में, अगर मान लिया जाए कोई इंसान कहाँ चला जाए,
समुद्र में। समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में जाएगा तो पानी का दाब ऊपर से बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो बताओ गैसों की घुलनशीलता ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है वापस से जब इंसान ऊपर आएगा तो ये जो गैस है द्रव की बजाय जब गैस में बदलेगी तो वहां से क्या हो जाएगा, इनकी गैस भी शरीर से बाहर निकलने लग जाएगी। और वो जो अपने पास रोग होता है उस रोग का नाम क्या बताया था मैंने? बैट्स। क्या नाम है बेटा? बेड्स। बैट। समझ गए? बैड। हाँ, इसलिए जो यस सर। समुद्र समुद्र में जो गोताखोर है कौन भैया? होता हो। गोताखोर जब अंदर जाते हैं तो वो एक सिलेंडर लगा के जाते हैं नाक पे, अगर ध्यान है तो, राइट? यस सर। उस गोताखोर के सिलेंडर में मालूम है क्या, 11.7% तो कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम। और बेटा 56.2% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। और 32.1% कौन सी होती है? ऑक्सीजन। इनके घोल को भर करके और फिर अपने पास में अंदर जाता है समुद्र में। समझ गए? यस सर। तो ये कहानी थी अपने पास में कौन से नियम की? है हेनरी के नियम। ना भारती बेटा? क्या तो पढ़ लो और क्या आराम से घर का काम कर लो ना, एक जगह कांस्टेंट ही नहीं रह पाते। गार्जियन को एजुकेशन से ज्यादा काम आ गए क्या? अच्छा, अब वो थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा। उसके बाद में आया नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो मैंने आपको क्या क्या समझाया, क्या क्या बताया, वो सुनना मेरी बात, है ना बेटा? मैं आपको समझा रहा था कौन सा? विलेयता। और विलेयता में बेटा अपने पास में 3 बता रहा था। एक तो सबसे पहले किसकी किसमें? ठोसों के द्रव में ये विलेयता। टॉपिक पूरा क्लियर हो गया? यस सर। दूसरा बताया बेटा गैस की किसमें? द्रव में विलेयता। ये भी क्लियर होगा, राइट? यस सर। अब बेटा किसकी बात आ रही है? द्रव के द्रव में विलेयता। अब अपने पास लास्ट पॉइंट इसका है। तो द्रव की द्रव में विलेयता को पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बात पढ़िए जिसका नाम क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब। क्या नाम है बेटा? वाष्प दाब। वाष्प दाब। क्लियर हो गया? अब इस वाष्प यस सर। दाब में क्या है क्या नहीं है वो सुनो मेरी बात। कौन से दाब में भाई? वाष्प दाब में। वाष्प दाब में, ठीक है ना? तो वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ रुपेश। वाष्प दाब बोले तो वेपर प्रेशर, ठीक है? वाष्प दाब का मतलब क्या है? वेपर प्रेशर। तो रुपेश पास में नहीं हो क्या? अच्छा, एक बात और सुनना, जो बच्चा अनम्यूट हो रही है वो नहीं कर पाएगा तो बेटा मैं आप लोगों को रिमूव भी कर सकता हूँ, या मेरे को फोन पर पर्सनली आप ये करना क्या सर ये प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं हो पाए थे ना। अब आता है वाष्प दाब। क्या आता है बेटा? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। और यहाँ से अपने पास में मेरे को तरुण तरुण दिखान में तो। यस सर। अच्छा बेटा सुनो, ये एक बर्तन था। क्या था? बर्तन। बर्तन था। बर्तन में क्या भरी हुई है? द्रव भरा। द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, अब अपने पास में जब द्रव भरा हुआ है और इसको नीचे से आपने क्या कर दिया, द्रव को ताप दे दिया। जब द्रव को ताप दे दिया तो द्रव से क्या बाहर निकलेगी बेटा? गैस। 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 वाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी? वाष्प। वाष्प निकलेगी। यहाँ वो सही बात है। यस सर। अच्छा, अब अपने पास में मैंने क्या बोला कि पात्र में द्रव भरा हुआ उसको ताप दिया तो उससे क्या बाहर निकले? वाष्प। वाष्प बाहर निकले। लेकिन जब ढक्कन बंद है तो ये बताओ वाष्प वापस से क्या करेगी, द्रव की सतह पर क्या डालेगी? दाब। दाब डालेगी। कौन डालेगी? वाष्प। किसकी सतह पे? द्रव की सतह पे। वो कौन सा दाब कहलाएगा?
वाष्प दाब। अच्छा, अब मैं यहाँ से परिभाषा दे रहा हूँ वाष्प दाब की, है ना। Yes, स्थिर sir. ऐसे बोल देता हूँ, चलो अपने पास में स्थिर ताप पर, किस ताप पर, स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर। अब बताओ, जब ताप स्थिर है तो बेटा द्रव और वाष्प दोनों अब बराबर है या फिर वाष्प और बढ़ती जा रही है? स्थिर ताप पर द्रव वाष्प। सर, हाँ, द्रव ज्यादा, वाष्प कम है। नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब मैंने ताप बढ़ाना बंद कर दिया तो द्रव से वाष्प बन रही है या वाष्प का बनना रुक गया? रुक गए सर। हाँ, तो स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प किस अवस्था में पाई जाती है? साम्य अवस्था। तो स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में पाई जाती है, राइट। यस सर। तो वाष्प के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा किसकी सतह पे द्रव की सतह पर डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, तो ये था अपने पास वाष्प दाब, क्या था भैया? वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब अपने पास में मनीष, मनीष एक बेटा है वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है ना। अच्छा, तो मनीष का नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा है ना, तो आगे चलता हूं मैं। मौसम, यस सर। अच्छा बेटा, ये अपने पास में किसका नियम पढ़ रहे हैं अब? वाष्पशील द्रवों के लिए विलयन के लिए राउल्ट का वाष्पशील द्रव के लिए या अवाष्पशील के लिए? वाष्पशील द्रव अच्छा, तो देखो मेरे पास में बेटा एक घटक ए है और दूसरा घटक कौन सा है? बी घटक इन दोनों को मिला दिया तो ये पूरा का पूरा क्या है? विलयन विलियन। तो बताओ इस विलियन में कितने घटक है बेटा? 2 घटक लेकिन ये दोनों के दोनों घटक कैसे हैं? वाष्पशील। वाष्पशील। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ये दोनों घटक बेटा किस में है? विलयन में। विलियन में। तो मैं यहाँ से परिभाषा दे रहा हूँ ना, तो विलियन में उपस्थित किसी भी घटक का क्या बोल दिया बेटा? विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का तो विलियन में उपस्थित किसी भी घटक का कौन सा दाब? आंशिक दाब आंशिक दाब किसके समानुपाती है? उसी घटक उसकी की मोल बिन के समान। मोल बिन के समानुपाती है, राइट। तो मान लिया जाए आपके पास में मैंने बेटा लिख दिया सबसे पहले यस। पी ए का मतलब क्या है? ए घटक का आंशिक दाब ए घटक का आंशिक दाब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है? आई ए के काई ए के, उसी घटक की मोल बिन के। और बेटा अगर मैं कहूँ पीबी का मतलब क्या है? बी घटक का आंशिक दाब अच्छा, पी घटक का किसके समानुपाती है? पाई बी के। काय भी। और समानुपाती को हटाते हैं तो बेटा एक कांस्टेंट काम में लेते हैं, शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब। तो पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए और पी बी इज इक्वल टू। पी नोट बी काई बी। अच्छा, मान लिया जाए उस विलियन में बेटा कितने घटक काम में लिए मैंने? 2 घटक और ये दोनों घटकों का क्या कहलाया? आंशिक दाब तो ये हो गया अपने पास विलियन में एक घटक का आंशिक दाब और ये
बी घटक का आंशिक दाब। तो मतलब पूरे विलयन का आंशिक दाब, पूरे विलयन का दाब किसके बराबर है? इन दोनों के योग के बराबर। इन दोनों के योग के बराबर। ये कहलाता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। किसका नियम है? डाल्टन का आंशिक दाब। तो डाल्टन के आंशिक दाब में ये बोला कि जितने भी अपने पास में विलयन में घटक हैं उन सभी के आंशिक दाबों को अगर जोड़ दिया जाए तो वहां से उसका क्या निकल जाएगा? पी कुल। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात और आती है। अगर बेटा इन घटकों का वाष्प अवस्था में संगठन निकालना है, अतः वाष्प अवस्था में मोल भिन्न निकालनी है, तो क्या सूत्र काम में लेते? सुनो, जैसे ये होता है पी ए इजिकल टू वाई ए, और ये कहलाता है पी कुल, राइट? यस सर। और पी बी बराबर वाई बी और इनटू में पी कुल हो गया। इसका मतलब क्या है? यस सर। एक जो घटक है उस एक घटक की कौन सी प्रावस्था में? वाष्प प्रावस्था में। वाष्प अवस्था में मोल भिन्न कहलाती है। ठीक है, वाई ए का मतलब है एक घटक की वाष्प अवस्था में क्या है? मोल भिन्न। और पी ए का मतलब है ए घटक का आंशिक दाब, और पी कुल का मतलब पूरे विलयन का कुल दाब। अगर आपको आंशिक दाब मालूम है, ठीक है, और कुल दाब मालूम है, तो डिवाइड करोगे तो उस घटक की क्या निकल जाएगी? वाष्प अवस्था में मोल भिन्न क्या निकल जाएगी? वाष्प प्रावस्था में मोल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, देखा है क्या? अच्छा, अब बेटा मैं आपको सभी को बता देता हूँ, मैं आपका जो रिपीटेशन कर रहा हूँ वो केवल मात्र थ्योरेटिकल पोर्शन का रिपीटेशन कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल को आपको खुद करना होगा। न्यूमेरिकल क्या करने पड़ेंगे आपको? खुद करने, ठीक है ना? करना होगा। अच्छा, उसी के साथ में बेटा अनम्यूट हो जाओ। अब मैं आपको आगे समझा रहा हूँ। एक विलियन बताया था, याद आता होगा कि दो वाष्पशील द्रवों का योग, दो वाष्पशील द्रव को मिला दिया। कितने वाष्पशील द्रव को मिला दिया बेटा? दो। जब दो वाष्पशील द्रव को मिलाते हैं तो ये कहता है कितने प्रकार के विलयन बनते हैं? दो प्रकार के। तो दो वाष्पशील द्रव को मिलाने पर दो प्रकार के विलयन बनते हैं। और एक विलयन का नाम तो कहलाता है भाई अपने पास में क्या? आदर्श विलयन। क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। दूसरा? अनादर्श विलयन। अच्छा, आदर्श विलयन का मतलब है बेटा कि एक ऐसा विलयन होता है जो किस सांद्रता पर सभी सांद्रता होगी। और किस ताप पर? सम, सभी समान ताप ताप पर, पर। सभी ताप पर, है ना? सभी सांद्रताएं और सभी ताप पर किसके नियम की पालना करे? राउल्ट के नियम की। तो वो तो कहलाएगा कौन सा? आदर्श विलयन। और नहीं करे तो? अनादर्श विलयन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब बेटा मैं डिफरेंस, लेकिन अनादर्श विलयन को पुनः कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। दो भागों में। मैं यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना? बना लूं? यस सर। लाओ। तो एक था आपके पास में कौन सा विलयन है? आदर्श। एक। अनादर्श। अनादर्श के कितने प्रकार थे? दो। धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब ये बताओ बेटा, विलय को, या सॉरी, इसमें मैंने ये क्या लिखा, आप महसूस करना कि पी ए समानुपाती काई ए, किसका नियम है ये? राउल्ट का। कौन से द्रव पदार्थों के लिए? वाष्पशील के लिए या अवाष्पशील के लिए? वाष्पशील के लिए। अच्छा, और बेटा पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? काई। काई बी के, है ना? तो यहाँ पर पी ए इजिकल टू पी नोट ए काई ए। और पी बी इजिकल टू पी नोट बी। काई बी। तो ये किसका नियम है?
राउल्ट का। राउल्ट का नियम है। अब ये बताओ, अगर ये अपने पास में बराबर नहीं है, इसका मतलब पी ए डज नॉट इक्वल टू अंकिता, आराम से फोन कैमरे को सही रखो, ठीक है ना, अंकिता काई ए, तो बेटा ये आदर्श या अनादर्श है? अनादर्श। और पी बी है डज नॉट इक्वल टू इसके है, तो ये क्या कहलाएगा? अनादर्श। अच्छा, और बेटा अगर पी ए की वैल्यू मोर देन हो जाए पी नॉट ए काई ए से, तो अनादर्श। अनादर्श का कौन सा प्रकार बन गया? धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन। और अगर उल्टा कर दिया जाए तो, कि पी ए इज लेस ऋणात्मक। देन पी नॉट ए काई ए, अब ऋणात्मक विचलन। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो बेटा। यस सर। अब बात आती है, मान लिया जाए अपने पास में विलय को विलायक में मिलाने पर किसी प्रकार से कोई ऊष्मा में परिवर्तन नहीं होता, तो ऊष्मा परिवर्तन का मान कितना बता दिया मैंने? 0। जब ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 है तो कैसा विलयन कहलाया? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन कहलाया। अगर नहीं है ऊष्मा परिवर्तन का मान 0 के बराबर, तो अनादर्श विलयन। और बेटा अगर डेल्टा एच का मान अपने पास में ज्यादा हो जाता है इससे, तो धनात्मक विचलन। लेकिन जो विलयन होता है वो अपने पास ठंडा होता है। विलयन क्या होता है? ठंडा। और डेल्टा एच मिश्रण का मान अगर अपने पास 0 से कम हो जाए, तो धनात्मक गर्म होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। ये ऊपर चार्ज लगवाया था, है ना। अच्छा, तो विलयन कैसा हो जाएगा? गर्म। गर्म हो जाएगा। ऐसे बेटा तीसरे केस में बताओ, अगर मान लीजिए आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो आदर्श विलयन। और आयतन में अगर परिवर्तन है, तो अनादर्श विलयन। और आयतन की वैल्यू अगर बढ़ जाती है, तो ऋणात्मक विचलन। घट जाती है, तो घट जाती है तो ऋणात्मक और बढ़ जाती है अच्छा, तो लेकिन धनात्मक। एंट्रोपी परिवर्तन का मान चाहे आदर्श है चाहे अनादर्श है चाहे धनात्मक है, सब में क्या पाया जाता है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। विलय के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, विलायक के बीच में लगने वाला आकर्षण बल का योग थोड़ी देर में करता हूँ, बराबर में अपने पास विलयन के मध्य आकर्षण बल के क्या हो जाए? बराबर। तो ये कौन सा हो जाएगा? आदर्श विलयन। अच्छा, और बेटा बराबर नहीं है तो? अनादर्श विलयन। अच्छा, ज्यादा कम बत्ती ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? धनात्मक विचलन। कम है तो? ऋणात्मक। तो आपको इनको उदाहरण करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण, समझ गए? यस सर। अच्छा, तो बेटा सभी लाइव में आ जाओ, एक बार वीडियो ऑन कर लो। तो ये आपका जो पॉइंट था, मैंने आपको दोनों लेक्चर में रिपीटेशन किया, आप लोगों की हेल्प के द्वारा हैंड टू हैंड अपने लेसन को कवर कीजिए, याद कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो कल भी आप लोगों का स्थिर क्वाथी मिश्रण जो पढ़ाया था उसको रिपीट करके फिर मैं आगे चलूंगा। फिर भी किसी को बीच में प्रॉब्लम आती है तो बिना किसी हेजिटेशन से शेयर कर सकता है कि हाँ सर ये हमें समस्या महसूस हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है ना। अतः सभी को मेरा पुनः नमस्कार।